वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की शक्तियों को बरकरार रखा है। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया, देश में एसआईआर चलता रहेगा। निर्वाचन आयोग ने शक्तियों के बाहर कोई काम नहीं किया है। एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। इस फैसले के साथ ही यह भी साफ हो गया कि निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं वो बरकरार हैं। अदालत ने इस बात को भी माना कि निर्वाचन आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने और अपनी बात को रखने का मौका मिला। अदालत ने यह भी कहा कि कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और यह व्यवस्था मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की है, बल्कि सिर्फ ये देखा गया कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है अथवा नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से किसी की नागरिकता ना तो उसे मिलती है और ना ही किसी की नागरिकता छिनती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटा दिए गए, उनके मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए, ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद ईसीआई की तरफ से पहला बयान आया। ईसीआई मतदाताओं के साथ था और हमेशा रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम इसे बताया गया कि पहला कदम कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाते हैं, मतदान कर पाते हैं। और हमेशा ईसीआई ने यह कहा कि हमारा दायित्व है और हम मतदाताओं के साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद ईसीआई की तरफ से पहला और महत्वपूर्ण बयान सामने आता है, जिसमें ईसीआई ने साफ किया कि मतदाताओं के साथ ईसीआई हमेशा रहा है। मतदाताओं के हितों की रक्षा करना और उनके अनुरूप ही नियमों का पालन कराया जाना, ये हमारा दायित्व है और उसी दायित्व का निर्वहन हमारी तरफ से किया जाता है और आगे भी वही होगा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। वो एसआईआर को जो है वो एक मुद्दा बना करके जो ये लोग चुनाव के मैदान में गए थे, तो क्या हुआ था, चुनाव के मैदान में चारों खाने चित जनता ने कर दिया। इनकी जो ये धूर्ततापूर्ण धुन थी वो जनता ने धूल दूषित कर दिया। अब जो है वो जो एसआईआर है वो कोई नई नवेली न तो योजना है न नई नवेली पहल है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो निरंतरता के साथ अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव आयोग का अधिकार है, इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। संवैधानिक संस्था है। लगातार एसआईआर कोई आज से हो रहा है ऐसा नहीं है, वर्षों पहले भी एसआईआर हुआ था। जो डबल डिजिट जिसमें 2-2 बार जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, या परमानेंट शिफ्टेड हो गए या मृत्यु हो गई, या ऐसे कोई घुसपैठिए हों, रोहिंग्ये हों, ऐसे लोगों को नाम काटा छाड़ा जाता है। और वही काम पूरे देश में भी हो रहा है। बिहार में भी हुआ था। जब बिहार में हुआ था तो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे। जनता ने क्या हश्र किया है। सही काम का आप जाके विरोध करेंगे तो जनता तो जागरूक है। बंगाल में भी बहुत हल्ला हुआ, बंगाल में भी सुपड़ा साफ हो गया जिन लोगों ने हल्ला किया। अब पूरे देश में एसआईआर चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। एसआईआर की प्रक्रिया को सही बताया। एसआईआर की प्रक्रिया देश के लिए और संवैधानिक मूल्यों पर है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा कही गई और विपक्ष की वैसी मानसिकता का अंत हुआ जो लगातार बाहरी लोगों को देश में प्रश्रय देने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर के माध्यम से ना किसी को नागरिकता मिलती है और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पर फैसला दे दिया है। अब विपक्ष को एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े करने का काम बंद कर देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि और पलायन, इन दो वजहों से एसआईआर बेहद महत्वपूर्ण है और एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल ही सही दिशा में है। तो मटिहानी से आरजेडी के विधायक बोगो सिंह ने आज जनता दरबार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक नहीं बल्कि जनता की समस्या को लेकर मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री उनकी मांग पर जरूर विचार करेंगे। आपको बताते चलें कि बोगो सिंह लंबे समय तक जेडीयू में रह चुके हैं। उन्हें नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माना जाता था। 2025 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर मटिहानी से चुनाव लड़ा। जेडीयू से गहरा नाता रहने के कारण लोग तरह तरह के कयास लगाते रहे थे। हालांकि उन्होंने खुद किसी भी राजनीतिक मकसद से मुलाकात को खारिज कर दिया। प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जनता दरबार में पहुंचे थे। कल भी हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने के लिए उनके विभाग में गए थे। महज मेरा दुर्भाग्य रहा कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो उनके विभाग के प्रधान सचिव डायरेक्टर से मिले। आज भी हम विभाग गए, लेकिन वहाँ सूचना मिली अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए। तो पता लगा जो जनता दरबार में बैठे हुए, इसीलिए आए थे। बहुत दुखित होके आए, दुखित इसलिए होके आए। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं जो बेगूसराय जिले में मटिहानी विधानसभा के महान मतदाता स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले। और बड़ी खबर आ रही है जहानाबाद से, जहां पर सीएम पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मगही गायक चुन्नू लाल को गिरफ्तार किया गया। अभद्र और जाति सूचक टिप्पणी की गई थी और मखदूमपुर श्री बिघा से गिरफ्तारी की गई है। पटना और जहानाबाद पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई और ये बड़ी खबर इस वक्त जहानाबाद से आती हुई, जहां पर मुख्यमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी के मामले में मगही गायक चुन्नू लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभद्र और जाति सूचक टिप्पणी चुन्नू लाल की तरफ से की गई थी और इसी के बाद कार्रवाई होनी तय मानी जा रही थी। मखदूमपुर श्री बिघा से ये गिरफ्तारी की गई है। पटना और जहानाबाद पुलिस की तरफ से ये संयुक्त कार्रवाई हुई। वहीं बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर ईओयू का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसी कड़ी में दरभंगा केवटी के भ्रष्ट बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के 6 ठिकाने पर ईओयू की टीम ने छापेमारी की। बीडीओ चंद्रमोहन पासवान पर आय से लगभग 81% से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। चंद्रमोहन पासवान के दरभंगा के बहादुरपुर स्थित आवास और व्यवसायिक भवन, बाबू बरही मधुबनी के पैतृक आवास और व्यवसायिक भवन पर छापेमारी जारी है और मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रमोहन पासवान पर 89,13,500 से ज्यादा रुपए अर्जित करने का आरोप लगा हुआ है और इसी बाबत ये कार्रवाई चल रही है। ईओयू की टीम दरभंगा के बहादुरपुर स्थित आवास और व्यवसायिक भवन, मधुबनी के बाबू बरही स्थित पैतृक घर, केवटी प्रखंड कार्यालय और सरकारी आवास समेत कुल 6 ठिकाने हैं जहां पर ये तलाशी कर रही है और अलग अलग टीमें बनाकर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और इसके अलावा सीतामढ़ी सहित कई जगहों पर भी जांच जारी है। और बड़ी खबर आ रही है एसवीयू की रेड से जुड़ी हुई, जिसमें विशेष निगरानी इकाई की कार्रवाई। पटना में ठेकेदार रिशु श्री के ठिकाने पर विशेष निगरानी इकाई की टीम ने धावा बोला। सुबह सुबह ही एसवीयू की टीम मीठापुर स्थित कामता राम सखी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 5A में
छापेमारी करने के लिए पहुंची। एसपीयू के आधिकारिक सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ऋषु श्री के यहां शुरू हुई ये तलाशी की कार्रवाई लंबी चल सकती है। ऋषु श्री पर सरकारी ठेके में हेराफेरी कर अपनी कंपनी को करोड़ों के लाभ पहुंचाने का आरोप है। और बड़ी खबर इस वक्त आती हुई पटना से, जहां पर पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीन पर नजर आ रहा है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ये एक्शन, जिसमें बीते 10 दिन में 8 एनकाउंटर हुए हैं। कल खगड़िया तो आज पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें आपके सामने हैं। चरमा इलाके में ये कार्रवाई हुई, जहां पर पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को पैर में गोली मारकर घायल किया, जबकि उसके अन्य साथी को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। घायल अपराधी की पहचान मनेर निवासी अजय पासवान के तौर पर की गई है, जिस पर बैंक डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों अपराधी किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना मिलते ही ये दोनों कुख्यात अपराधी मसौढ़ी थाना क्षेत्र में किसी सोना चांदी की दुकान को निशाना बनाने वाले थे। लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और उससे पहले ही इन्हें धर दबोचा गया। पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देश और नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी की निगरानी में विशेष टीम जो है छापेमारी करने के लिए पहुंची। तो बताना चाहूँगा कि यहाँ मसौढ़ी थाना अंतर्गत आज सुबह कुछ अपराधियों से मुठभेड़ हुई है। मामला करीब सुबह की 4:20 का है। पहले से इंटेल था कि 2 अपराधकर्मी जो पहले 20 से भी अधिक मामले में डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट वगैरह में अपराधी रहे हैं और इंटर स्टेट क्रिमिनल रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास बिहार का भी है, झारखंड का भी है और भी आपराधिक इतिहास हो सकते हैं, जो हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इंटेल था कि ये मसौढ़ी एरिया में सोने चांदी की दुकान में इनका लूट का प्लान है। इनकी पहले से पुलिस लगी हुई थी। पुलिस को इनपुट मिली कि इस रास्ते से अभी रात को गुजर सकते हैं, कोई इनका प्लानिंग था आज लूट वगैरह करने का। इसी बीच में जब पुलिस की गाड़ी आते इन्होंने देखा तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। इनके द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई। उसमें से एक गोली पुलिस की गाड़ी पर भी लगी है। एफएसएल की टीम के द्वारा पूरा जांच किया गया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से भी 1 राउंड फायरिंग की गई, तो एक अपराधकर्मी के पैर में गोली लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि विपक्ष में भगदड़ मची हुई है। दूसरे दलों में जो अच्छे लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से, बीजेपी के कार्यों के कारण अपने दलों को छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं। देश के सभी विपक्षी दलों में इस वक्त भगदड़ की स्थिति है। विपक्ष में मची हुई है। अभी आपने देखा उड़ीसा में, आसाम में, बंगाल, सभी जगह भगदड़ मची हुई है। जो अच्छे लोग दूसरे दल के में भी अच्छे लोग हैं, जो दूसरे दल में अच्छे लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के कारण वो दूसरे दल को छोड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, किनको लेना किनको न लेना। लेकिन देश के सभी विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है और भगदड़ सभी विपक्ष में। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के इसी बयान के बाद सियासी हलचल इस वक्त तेज हो चुकी है। संजय सरावगी के दावे के बाद सत्ताधारी दल तो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विरोधी इस पर निशाना साध रहे हैं और दावे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरावगी जी का यह दावा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए है, विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है, यह तो स्वाभाविक है। कोई वैकल्पिक नीतियां नहीं, ईर्ष्या द्वेष की राजनीति है। खतरा बड़ा है। ऐसा नहीं कि महागठबंधन के अंदर विधान परिषद का जो प्रस्तावित द्विवार्षिक चुनाव है उसके अंदर तो राजनीति में खलबली नहीं मची है। हिस्सेदारी के सवाल पर महागठबंधन में कहीं आपस में विवाद तो नहीं कायम है। विपक्ष में भगदड़ नहीं मची है, इस देश से भगदड़ मची है। विदेशी पूंजी निवेशक अपना अपना निवेश निकालकर इस देश से भाग रहे हैं।
पूंजी निवेश आ नहीं रहा है। बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े औद्योगिक घराने ये देश छोड़कर भाग रहे हैं। और हद तो ये कि मोदी जी के मित्र इस देश के बैंकों का पैसा लूट के विदेश में भाग रहे हैं। पूरी भगदड़ मची है सरावगी जी, विपक्ष में नहीं, इस देश में। और बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है और ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। शिकारपुर के बनवरिया के मढ़िया गांव में जांच करने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों की तरफ से हमला कर दिया गया और इसी हमले में एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को हालांकि इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 16 नामजद 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने एक हमलावर मदन राम को गिरफ्तार भी किया। मढ़िया गांव के पार्वती देवी ने शिकारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर के सामने के रास्ते पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और साथ ही कई पेड़ों को काट दिए गए। शिकायत के बाद एसआई रविशंकर प्रसाद पुलिस टीम के साथ इस मामले की जांच करने के लिए पहुंची थी। पुलिस टीम कटे हुए पेड़ों की वीडियोग्राफी कर रही थी और संबंधित लोगों से पूछताछ हो रही थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के महिला और पुरुष लाठी डंडों के साथ वहां पहुंचे और पुलिस के साथ बदसलूकी शुरू कर दी गई। आरोप है कि हमलावरों ने महिला गार्ड संध्या कुमारी से मोबाइल छीन लिया और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की गई। हालांकि बाद में मोबाइल लौटाए गए और इसके बाद ईंट पत्थरों से हमला किया गया। बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां जमीन नापी के दौरान एक निजी अमीन पर हमला किया गया है। हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र के मुलुकटाण मोहल्ले की यह घटना है। अमीन के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। घायल अमीन ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। घायल अमीन विनोद कुमार यादव बताए जा रहे हैं, जो रामचरित्र नगर थाना क्षेत्र के बनगामा गांव के रहने वाले हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि मंगलवार की सुबह करीब 8:50 पर वे जमीन की नापी करने के लिए मुलुकटाण मोहल्ला पहुंचे थे और इसी दौरान वॉल्टर शशि शेखर उर्फ शशि और उसके भतीजे ने उनके साथ गाली गलौज शुरू की। विरोध करने पर आरोपियों ने ईंट पत्थरों से हमला किया। हमले में ईंट विनोद कुमार यादव के सर पर लगती है और इसके बाद यहां पर वो जख्मी हो गए। बकरीद को लेकर बिहार में सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी कर दी गई है। पटना में आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें गृह सचिव कुंदन कुमार, डीजीपी विनय कुमार, डीजी कुंदन कृष्णन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों को हर हाल में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि सभी जिलों को अलर्ट किया गया है और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही लोगों से आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की गई। डीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बकरीद है और बकरीद कल पूरे बिहार में, पूरे देश में मनाया जाएगा। व्यवस्था, कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इसको लेकर के क्या गाइडलाइन जारी की गई? देखिए, सभी पुलिस अधीक्षकों को जो पीछे घटनाएं हुई हैं उनके बारे में सेंसिटाइज करते हुए पूरी व्यवस्था अच्छी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया जा चुका है और अतिरिक्त बल की भी प्रतिनियुक्ति सभी जिलों में की गई है, खास करके उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए। और आज फिर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के स्तर से सभी पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारियों के साथ एक वीसी के माध्यम से बैठक भी हो रही है। अगेन उनको सेंसिटाइज किया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि शांतिपूर्वक त्यौहार, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, माहौल बना रहे, इसको लेकर के कुछ अपील लोगों से। सेक्युलर समाज में, सेक्युलर देश में सबको अपना अपना पर्व त्यौहार शांतिपूर्वक मनाना चाहिए और इसमें सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। चलिए, तो ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे सुधांशु कुमार। कैमरा पर्सन मुन्नी जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात करेंगे कटिहार की, जहां कटिहार जंक्शन पर एक महिला आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई ने मानवता की मिसाल पेश की। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुंबई से कटिहार आ रही ट्रेन में गर्भवती महिला को अचानक से प्रसव पीड़ा होने लगी। स्थिति गंभीर होता देख आरपीएफ की महिला कांस्टेबल कुमारी विमलेश और सब इंस्पेक्टर मुक्तिशील ने तुरंत मदद की। डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही स्टेशन पर सुरक्षित डिलीवरी करवाई गई। महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इसके बाद दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इस घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। आपसे हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि एलटीटी एक्सप्रेस
पटियाला रेलवे स्टेशन के 1 नंबर में उतरी है, तो उसका एक पैसेंजर को पेन हो रहा है। तो मैं जल्दी वहाँ पे गई। जाने के बाद मेरे स्टाफ को हम फ़ोन किए बुलाएं और कुछ देर बाद में जीआरपी का भी स्टाफ लोग आए, तो हम लोग सभी लोग मिल के उनका जो सेफ डिलीवरी करवाए। मम्मी और बच्चा दोनों ठीक रहा। फिर CTTI की मदद से रेलवे डॉक्टर को बुलाया गया। जी सर, मैं ऑन ड्यूटी थी उस टाइम, तो साहब ने मुझे बोला कि एक लेडीज़ को डिलीवरी हुआ है, तो मैं अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ, तो आप जल्दी से दौड़ के जाओ। तो मैं वहाँ पहुँची, यहाँ से बेडशीट वगैरह लेके हम दोनों, मैम और हम दोनों मिलकर उनका डिलीवरी भी करवाए। बच्चा और जच्चा दोनों एकदम सेफ थे। फिर लास्ट में उनका डॉक्टर कॉल भी हुआ, डॉक्टर भी आया, बाकी का देखभाल हुआ। फिर उनको सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। ये कहाँ पे हुआ, कितने नंबर? ये सर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ, सीमापुर एंड में। ब्रिटेन की राजधानी लंदन इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में है। यहां तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि इंग्लैंड के कुछ इलाकों में 35 डिग्री तक पारा चढ़ने की संभावना है। ये मई महीने का अब तक का सबसे गर्म दिन माना जा रहा है। आमतौर पर इतनी गर्मी जून और जुलाई में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मई में ही रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप से आ रही हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से गर्म हवाएं ब्रिटेन तक पहुंच रही हैं। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने लंदन समेत 5 क्षेत्रों में एवर हीट हेल्थ अलर्ट यानी कि खतरे की चेतावनी को जारी कर दिया और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पेरिस समेत पूरे फ्रांस में इस वक्त भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी पेरिस में लगातार तापमान बढ़ रहा और लोग तेज धूप से परेशान हैं। आईफिल टावर के आसपास बड़ी संख्या में पर्यटक गर्मी के बीच भी नजर आए, जबकि कई लोग छांव और पानी का सहारा लेते दिखे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यूरोप में बन रहे हाई प्रेशर सिस्टम और गर्म हवाओं की वजह से ये हीट वेव फैल रही है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और बुजुर्गों और बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की अपील की। और इस चिलचिलाती गर्मी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अहम सलाह दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भीषण गर्मी से त्रस्त जनता को सावधानी बरतनी और बढ़ते तापमान में खुद को स्वस्थ रखने की सलाह दी गई। उन्होंने लोगों को इस गर्मी में किसी प्यासे को 1 गिलास पानी जरूर देने, दादी, नानी और परिजनों को फोन करने का भी सुझाव उन्होंने दिया। एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकते हैं अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें। घर से बाहर निकलने वक्त पानी साथ लेकर चलें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को 1 गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों और दूसरों दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गोपालगंज पुलिस ने उनके केस में बीएनएस की नई गैर जमानती धाराएं जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। ऐसे में अगर ये धाराएं जुड़ती हैं और आरोप साबित होता है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 30 मई तक रोक लगा रखी है। वहीं अनंत सिंह के वकील कुमार हर्षवर्धन ने पुलिस पर गलत तरीके से नाम जोड़ने का आरोप लगाया। बताते चलें कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव में जनेऊ कार्यक्रम के दौरान हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किए थे। अगली खबर कैमूर से, जहां पर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर लोगों के बैंक खाते खुलवाने वाले एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सत्येंद्र तिवारी के तौर पर हुई है। पुलिस ने इसके पास से 2 फर्जी पैन कार्ड और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। विक्टिम बोल सकते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं चला था, क्योंकि इनके पास ना सिम था। सिम होता तब हमारे पास मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। इनका तो उन्होंने सब कुछ ले लिया है। दिक्कत ये है कि सिम भी नहीं है जो इनके पास मैसेज आएगा। वो इसके झांसे में फंस जाते हैं थोड़े मोड़े पैसों के लालच के लिए कि आपको
मंथली हम इतना दे देंगे, आप अपना पूरा खाता का डिटेल दें। तो ऐसे म्यूल अकाउंट्स काफ़ी संख्या में हैं